घर में मैं और मेरे ससुर ही रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद का दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे ससुर जी आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 15 रातों से मेरे पेट पर काला निशान नजर आ रहा था। यह कुछ स्याही की तरह दिख रहा था और इस निशान से मैं बहुत परेशान हो गई। कौन है जो रोज रात को ये निशान मेरे पेट पर लगाता था? मैं जब भी नहाती तो यह निशान हल्का हो जाता था, पर फिर दोबारा रात को फिर से उसी जगह पर निशान मुझे दिखाई देता था। पहली बार जब मैंने यह निशान देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो यह निशान रोज रात मेरे पेट पर मुझे नजर आने लगा। मगर मैं शक करती तो किस पर, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, एक मेरे ससुर जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद भी मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वह वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ही हैं। सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति राकेश अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन जॉब दूसरे देश में करते थे। मेरे पति अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास हूँ। मन ही नहीं लगता है घर में। वहाँ तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी थी जो दिन रात रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे ससुर जी अकेले होते। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसीलिए मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए मेरे पति ने रख दिया था। मेरे घर का सारा काम वही करती थी और मेरे साथ ही सोया करती थी। वह भी जवान लड़की थी। पहले तो मेरे ससुर जी का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था, फिर हॉल में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 10-10 मिनट तक हाथ धोते रहते थे। फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक है, धुला है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते थे और मुझसे वह ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज़ भी नहीं देते थे। मैं थोड़ा सा उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करते रहती थी। शुरू के 2-3 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। राकेश से मेरी हर 3-4 दिनों में बातें होती थी। मैं हर बार उनसे अपना वीज़ा के बारे में ज़रूर पूछती, लेकिन वह यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं अपनी नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे की सफाई करने कहती तो वह नहीं करती थी। कहती थी कि आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी चादर बैठकर बदलवाते हैं रहते हैं तो कभी झाड़ू लगवाते हैं। कहीं भी उसकी बातें सुनकर तो मैं हंसने लगी तो कहती है, दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है, कल मुझे कह रहे थे कि इतनी गर्मी है, मैं कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब सी लगी तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। वह कैसे जाने भी दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। यह बोलते हुए वह किचन में चली गई और मैं भी अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वह बहुत ही अजीबोगरीब था। आखिर कौन था मुझे रोज रात को काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता। रात को मैं बहुत देर तक जगती रही। वह काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के करीब 1 बज रहे थे और मैं अब तक उठी हुई थी यह देखने के लिए कि कौन ऐसा करता है, लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के काम की वजह से मैं इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी
खाली कागज पर कुछ लाइनें खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो पहले तो वो घबरा गए और मुझे देखते ही वो गुस्से में मुझे बोले कि बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाज़ा पर पूछकर इजाज़त लेते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस तरह बात की थी। मेरा तो रंग फीका हो गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने में दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। मेरे पेट का निशान अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वह निशान मेरे ससुर जी ने लगाए थे? यह मानने को तैयार नहीं थी। वो तो मेरे पिता की तरह है। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत थी कि मेरे पेट पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर जी भी उसी रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी, उसके बहुत करीब थे। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी। इनका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर जी से कहा कि पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वह मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से घबरा गए थे। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर वो नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद मेरे ससुर के वहाँ होने से बेखबर थी। अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। वह मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वह कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। यह झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए थे। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पास हराम के पैसे हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो? यह तो मुझे देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर रही हूँ, लेकिन वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा विदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसा भेजता है और यह लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धो के मुझे खाना दोगी। उस पर चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। नौकरानी तो रोने लगी और कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो क्या अपनी मेहनत के लेते हैं? अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है जो यह साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वह भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया। मैं ससुर जी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काली स्याही के निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ सकते हैं? मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर बच जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को मनाकर किचन से बाहर निकाला। तभी हॉल में मेरे ससुर जी मेरे पति से फोन पर बहस कर रहे थे कि फोन नौकरानी को घर से निकाल दें। लेकिन मैं भी सुन चुकी थी कि राकेश से साफ साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं अभी नहीं निकालूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहना नहीं चाहती थी। मैंने राकेश से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब तक वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैंने
खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वह मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे यह नौकरानी मेरे कमरे में नज़र नहीं आनी चाहिए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। यह सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी सब गुस्सा है 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो फिर से काली स्याही से सफ़ेद कागज पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिए और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझे नजरें नहीं हटाई थी। अगर वह यूं ही देखते रहे, मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे थे। बार बार दुपट्टे से अपना चेहरा पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वह मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे, कितनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह से धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी। वह तो हमेशा तेज आवाज से ही बातें करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी। वह भी घबरा गए थे और फौरन वह अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। मैंने नौकरानी को कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कहती हो, मुझे भी यह सब सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है। यह बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके अपने बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती है तो वह आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में हैं, इसीलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में गलतियां निकालते हैं। मेरा जी तो यह सब कुछ सुनकर घबराने लगा। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर ही मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं यह सब कुछ चुरा कर भाग ना जाए। मुझे तो अपने ससुर की बात का भरोसा ही न था। मैंने रात को राकेश से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे राकेश ने बताई, यह सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, ना जाने वह क्या चाहते हैं। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वह मैं ही जानती थी। अब तो वह हर बात पर मुझे बुलाने लगे हैं। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते।
तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझे खाना देकर समझती हो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं राकेश से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनको रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या काम करना चाहिए। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाहिए सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है। वह कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती हो, मुझे समय नहीं देती हो। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ बात करूं। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी। उन्हें खुद ही यह सोचना चाहिए था कि ना ही उनका कोई दोस्त था कि वह घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर आए। गांव में भी उनकी सख्त आवाज के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है तो शौक से लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर रही हूँ वह मैं कर रही हूँ। इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखे तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वह और गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला अब कोई साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करते रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, मेरा भला चाहती थी। अब मुझे लगा अच्छा है कि वह मुझसे नाराज हो गए हैं। कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काले निशान फिर से लगा हुआ था। नौकरानी अब तक सोई हुई पड़ी थी। मैंने उनसे बताया कि कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोई थी। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मैंने सर हल्का सा दर्द था, साहब से मुझे एक दर्द की गोली दी थी। कहने लगे यह खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन ना जाने वह खाते मुझे होश ही नहीं रहा और मैं यह सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता और फिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होते हैं। अब मैं सोच रही थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छिप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी कि वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। बोलो ना। अब रात के 1 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मेरे बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बेड के करीब पहुंचे मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उसी टाइम पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहां 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिए। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू बह रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा गया था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वह नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वह कहने लगी कि वह तो कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे ससुर के बारे में शक डाला था। मेरे पेट पर निशान भी वही लगा दिया करती थी। मेरे ससुर से मेरे खिलाफ बातें करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी हैं, इसीलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। जानती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वह अपना काम कर जाए। जब मैंने उसको अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया और उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वह मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। इसीलिए उसने रात को मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर रात को किसी से मिलने जाती है। अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसीलिए मेरे ससुर रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास आकर यही देखने लगे कि कौन है।
तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजा पर दो मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठ खड़ी हुई और हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगी। अचानक से हुआ यह कि उसी रात राकेश वापस आ गए और हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे घर का मेन गेट खुला था तो वह घबरा गए और अब अंदर आए तो दो मर्दों की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को सब बातें बता दी और पुलिस घर पहुंच गए थे और हम बाल बाल बच गए। मेरे दूसरे देश जाने से सख्ती मना कर दिया और हम काम पैसे पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। वह घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है यह भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।